प्लानिंग के लिए समय ज्यादा है कंपेयर टू वो पेरेंट्स जिनके पास कम समय, दोनों की प्लानिंग में क्या अंतर होना चाहिए, और सबसे अहम सवाल कि कहां करें निवेश। तो इन सब पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर के फाउंडर कीर्तन शाह। थैंक यू कीर्तन, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं देख रही थी जिसमें आपने गोल बेस्ड प्लानिंग की बात की है। मुझे लगता है इट्स अ मस्ट वॉच वीडियो। और उसमें आपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बात की है, जिसमें आपने कहा कि कोर्स अगर आपको पता है तो आप ये सोचिए कि आज से अगर आपका बच्चा 10 साल बाद ये कोर्स पढ़ने जाएगा तो उसकी फीस कैसे होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोर्स नहीं पता है, बच्चा बहुत छोटा है, तो इसका कैसे आइडिया लगाएं कि हमें कितने पैसे का टारगेट हमें रखना चाहिए। कोर्स मुझे पता नहीं है, बच्चा छोटा है, लेकिन मैं प्लान करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे एक आइडिया लूँ, टारगेट कैसे फिक्स करूँ। प्रियंका जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। देखिए, जैसे आपने कहा, बहुत इजी हो जाता है जब आपको कौन सा कोर्स करना है वो पता है और उस कोर्स की फीस क्या होगी वो पता है। पर अगर आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आप कौन सा कोर्स करने वाले, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे ये शायद जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा ब्रॉडर लेवल पे कि आपको क्या बच्चे की पढ़ाई इंडिया में करानी है या बाहर करानी है। देखिए, सिर्फ इतनी भी अगर आपको मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो आपका बहुत काम आसान हो सकता है। क्योंकि आज अगर आप इंडिया में पढ़ाई करेंगे या बाहर भेजेंगे, उन दोनों का कॉस्ट या दोनों की कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप यहाँ रह रहे हो या बाहर भेजोगे। दूसरा, आपको ये सोचना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप इंजीनियरिंग करेंगे, एमबीए करेंगे, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जाएंगे। तो मान लीजिए अगर आज आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो सबसे सुपीरियर कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मान लीजिए आप आईएम में क्वालिफाई हो जाते हैं एडमिशन के लिए, तो उसका खर्चा क्या होगा, वो एक अच्छा बेस है आपको प्लानिंग स्टार्ट करने के लिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर आज आपने प्लानिंग किसी एक तरीके से की है जहां आप ज्यादा सेव करेंगे या एक ज्यादा बड़े लक्ष्य के लिए प्लान कर रहे हैं, और फ्यूचर में आपका लक्ष्य छोटा हो जाएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। पर मान लीजिए आज अगर आप छोटे लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है कि आपका लक्ष्य बड़ा हो जाता है फ्यूचर में, तब आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। राइट तो राइट। बड़े बड़े या महंगे लक्ष्य के लिए सेव कीजिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं देखता हूँ लोग जनरली मिस कर जाते हैं, आपको आज का खर्चा सेव नहीं करना है, आपको फ्यूचर का खर्चा सेव करना है। तो मान लीजिए आज का अगर खर्चा 100 रुपए है और आपका खर्चा 20 साल बाद आने वाला है, तो वो आप 100 रुपए इकट्ठा करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको 20 साल बाद 100 रुपए की क्या वैल्यू है, उतना इकट्ठा करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये तीन चार चीजों को अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो शायद एक रियलिस्टिक डेटा पॉइंट तक पहुंच पाएंगे फ्यूचर में। ओके, सो तीन बातें जो कीर्तन ने कही हैं। पहले आप देश में पढ़ाएंगे विदेश में, इससे एक आइडिया आपको मिलेगा। बड़े लक्ष्य की तैयारी कीजिए और ये ध्यान रखिए आज का 100 रुपया जो है 15 साल के बाद उसकी वैल्यू 100 नहीं रहेगी, तो इसका ख्याल रखिए। कीर्तन, अब वो पेरेंट्स जिनके हाथ में प्लानिंग के लिए ज़्यादा समय है, और इसके सामने मैं रखूंगी वो पेरेंट्स जिनके पास शायद कम समय होगा, जिन्होंने थोड़ा सा लेट सोचना शुरू किया या फिर उनके पास उस तरह के फंड्स नहीं होंगे, तो दोनों की प्लानिंग में क्या अंतर आ जाएगा और इन दोनों को कैसे प्लान करने के लिए कहेंगे। यानी क्लियरली एक जिनका बच्चा छोटा है, हाथ में समय है, वो सोच रहे हैं अभी से प्लान करूं, और एक जिनका बच्चा बड़ा है, शायद उनको 3-4 साल में ज़रूरत पड़े इन पैसों की। देखिए, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक केस जहां पर आपके पास बहुत ज्यादा समय है, वहां डिसएडवांटेज ये है कि हमारा जो पहला क्वेश्चन था, हमें नहीं पता है कि कौन से लक्ष्य के लिए सेव करना है। तो आप एक अंधेरे में तीर मार रहे हो कि शायद इतने पैसे की जरूरत पड़ सकती है। राइट। पर उसी के साथ एडवांटेज ये है कि आपके पास बहुत लंबा समय है, तो शायद आज आप जो पैसा निवेश करना चाहोगे उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी। तो मान लीजिए अगर आपके पास आज से 20 साल है, तो शायद आपको 5,000, 7,000, 10,000 रुपए की एसआईपी में भी आपको एक बहुत बड़ा जो लक्ष्य पहुंचना है वो आप पहुंच सकते हो, क्योंकि समय बहुत लंबा है। राइट। अभी उसी उसी दौरान अगर आपका लक्ष्य बहुत नजदीक है, तो उसके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेज ये है कि आपको लार्जली मेरे हिसाब से शायद ये अंदाजा है कि आपको कौन सा कोर्स करना है और उसका मोटा मोटा खर्चा कितना होगा। राइट। राइट। पर आपके लिए डिसएडवांटेज ये है कि समय बहुत कम है, तो शायद आपको आज एक मोटी रकम लगानी पड़ेगी। ये
बड़ा सा एसआईपी करना पड़ेगा, तब जाके आप शायद वो लक्ष्य को 3 या 4 या 5 साल में एकम्प्लिश कर पाएंगे। बहुत ही एक बड़ा डिफरेंस मुझे ये लगता है आपको आ जाएगा अगर आपके पास ज्यादा समय है और कम समय है, उसमें वो है आपका एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन में ये क्यों कह रहा हूं कि मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ से 20 साल का समय है तो आप पूरा 100% आपका पैसा इक्विटी में लगा दीजिए, क्योंकि आपके पास 20 साल का समय है और वॉलेटिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाएगी। पर अगर मान लीजिए आपके पास 5 ही साल का समय है, राइट, तो आप उतना अग्रेसिवली निवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जितना आपके गोल के नजदीक आ जाएंगे उतना आपको चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी या रिस्क कम हो जाए। कम हो, राइट। एसेट एलोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जिनके पास समय है वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, जिनके पास समय नहीं है वो कम रिस्क ले सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना, या ये एक डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे हिसाब से इन दोनों केसेस के बीच। राइट। अच्छा, महंगाई ये एक बहुत बड़ी चिंता है, हम देख रहे हैं ये लगातार, इसे काबू करने की सारी कोशिशें जो हैं अभी तो फिलहाल तो काम नहीं आ रही हैं। महंगाई को मात देने के लिए क्या करना चाहिए, खास तौर पर अगर गोल है बच्चों की पढ़ाई? देखिए, सबसे पहले तो लार्जली अगर आप देखेंगे तो 4 एसेट क्लासेस है जिसमें इंडिया इन्वेस्ट करता है। सबसे पहले, और दोनों पॉपुलर, रियल एस्टेट और फिक्स डिपॉजिट्स। अगर आप फिक्स डिपॉजिट को पोस्ट टैक्स बेसिस पे देखें तो मुझे नहीं लगता हिस्टोरिकली फिक्स डिपॉजिट्स ने कभी भी इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद की है। रियल एस्टेट बहुत ही डिबेटेबल है, पर देखिए रियल एस्टेट मेरे हिसाब से क्यों यहाँ ये डिस्कशन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका टिकट साइज इतना बड़ा है कि शायद बहुत सारे लोग इस एसेट में निवेश करने के लिए पॉसिबल भी नहीं है उनके लिए। तो अब देखिए बचे इक्विटी और गोल्ड, राइट। इक्विटी मेरे हिसाब से अनडाउटेडली सबसे बेस्ट तरीका है अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो, राइट। और कुछ हद तक गोल्ड भी अगर आप हिस्टोरिकली देखें, गोल्ड के रिटर्न्स हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन से ज्यादा निकले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना रिस्क एपेटाइट देखकर अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो इक्विटी में निवेश कीजिए, अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो गोल्ड में निवेश कीजिए। पर बेस्ट होगा कि इसका कॉम्बिनेशन कर लीजिए, राइट। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो 60% पैसा, 70% पैसा गोल्ड में, 30% इक्विटी में, और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो 80% पैसा इक्विटी में और 20% गोल्ड में। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन। कीर्तन, अब मेरा अगला सवाल तो ये है कि निवेश हम कैसे चुने? जब आप इक्विटी बोलते हैं तो इक्विटी में हम किस इंस्ट्रूमेंट को चुने, गोल्ड में हम किस इंस्ट्रूमेंट को चुने, और जब आप रिस्क कहते हैं तो इसको भी थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। ओके, ग्रेट। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इक्विटी की बात कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे बेहतरीन तरीका है अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, राइट। मेरे मन में कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी के अलावा कहीं और क्यों नहीं सोचना चाहिए, राइट। सबसे आसान तरीका मेरे हिसाब से वेल्थ अक्यूमुलेट करने का कि आप एक एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए और हर महीना एक फिक्स पैसा आप निवेश करते जाइए। जितने लंबे समय के लिए आप निवेश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है उतनी वॉलेटिलिटी आपके पोर्टफोलियो में कम हो जाएगी और आप शायद एक वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को काफी आसानी से एकम्प्लिश कर पाएंगे। अब जब हम म्यूचुअल फंड्स में भी बात कर रहे हैं, देखिए रिस्क का मतलब क्या है? आप इक्विटी में पैसा निवेश करेंगे तो रिस्क लेना ही। रिस्क का मतलब ये है कि आज आप 100 रुपया निवेश कर रहे हो, शायद वो 99 हो जाए, 98 हो जाए, 95 भी हो जाए, राइट। पर अगर आप जितने लंबे समय के लिए पैसा निवेश करेंगे, ये 95 वापस 110, 112, 120 चला जाएगा, राइट। तो जितना ज्यादा समय आप देंगे उतनी पॉसिबिलिटी कम है कि आपका 100 रुपया 99 हो जाएगा। तो एक छोटी सी स्टडी है कि अगर आप मिनिमम 8 साल तक पैसा निवेश करें एसआईपी के थ्रू तो आपको नेगेटिव रिटर्न का एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो इससे दो चीज है कि आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें हर महीना, और अगर 8 साल जितने लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो शायद आप अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न्स नहीं देखेंगे। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी को आप मात दे पाएंगे अगर आपके पास कम समय है, और यही है रिस्क जो है आप अपने लिए कम करेंगे ज्यादा समय। गोल्ड में आपने कहा गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। एसेट मिक्स आपने बताया कि अगर आप जो है गोल्ड ज्यादा रखें या इक्विटी, लेकिन गोल्ड में कौन सा निवेश चुने? क्योंकि अपने पास ऑप्शन है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का है, गोल्ड म्यूचुअल फंड का है, गोल्ड ईटीएफ का है।
और फिजिकल गोल्ड जो कि बहुत पॉपुलर है, सॉरी हाउ कैन आई मिस दैट, फिजिकल गोल्ड भी लोग खरीदते हैं। देखिए, मेरा नंबर वन ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ओके। गोल्ड बॉन्ड मेरे हिसाब से नो ब्रेनर है, क्योंकि आपको हर साल 2.5% रिटर्न भी मिलता है, और उसमें जो भी आप कैपिटल गेन्स कमाएंगे वो सब टैक्स फ्री है। एक ही प्रॉब्लम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कि लिक्विडिटी नहीं है। हालांकि थियोरेटिकली ये बोला जाता है कि आपको लिक्विडिटी मिलेगी, पर लिक्विडिटी मार्केट प्राइस पे नहीं मिल रही है, वो एक थियोरेटिकल प्रॉब्लम है। उसी के साथ मैं आपको कहूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड ईटीएफ भी एक बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ्स में अगर आप पैसा डिवाइड करके डाल दे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में इससे बेहतर कुछ नहीं है। डेफिनेटली डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड को अवॉइड कीजिए। ऐसी ऐसी कोई एडवांटेज नहीं है जो डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड लेके आता है, जो बाकी दो जो हमने डिस्कस किया उसमें नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम्स ही है, और मैं आपको 25 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके दे सकता हूँ। तो यानी कि वो जो है वो पुराने ज़माने में फिल्मों देखते थे कि माँ कंगन बेच रही है, उस तरह की नौबत नहीं आएगी, आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसा एसेट चुनना चाहिए। अब एक और सवाल, आपने कहा सिप करेंगे हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में, लेकिन अगर कोई लमसम निवेश करना चाहता है, लेट्स से कि एक कोई पेरेंट जिसके पास आज कुछ पैसे आए हैं या फिर कुछ रकम इकट्ठी हो गई है, प्रॉपर्टी बेचा है, कुछ पैसे आए हैं, उनको एक साथ एक मुश्त रकम का अगर कोई निवेश करना चाहता है बच्चे की पढ़ाई के गोल के लिए, तो वो उसे आप किस तरह से निवेश करने की सलाह देते हैं? देखिए प्रियंका जी, मार्केट को टाइम करना बड़ा मुश्किल है। इन द सेंस, आप शायद हाइंडसाइट में कह सकते हो कि मैं एक साथ पैसा लगा दिया होता तो आज बेहतर होता, पर आज जब आप पैसा निवेश करने की कोशिश कर रहे हो एज अ रिटेल इन्वेस्टर, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि आज करूं कि थोड़ी देर बाद करूं। तो मेरा बड़ा सिंपल सजेशन है, आप इस पैसे को पहले डेट म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, और डेट म्यूचुअल फंड से सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कीजिए। हर हफ्ता आप एक अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में मूव कर दीजिए, और ये 6 महीने के गैप में कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है किसी भी समय पर अगर आप ये टेक्निक यूज करेंगे, मोटा मोटा यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन। ओके। कौन सी वो गलती है कीर्तन जो आप लोगों को देखते हैं जब वो बच्चों की पढ़ाई जैसे लक्ष्य को अप्रोच करते हैं, कोई एक गलती जो आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे, कॉल आउट करना चाहेंगे कि इससे दूर रहिए, ये मत कीजिए? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि जब आप लक्ष्य के नजदीक पहुंच जाते हो, तब आप अपना पैसा इक्विटी से डेट में मूव नहीं करते। अब मान लीजिए आपके पास 20 साल का समय था, आपने हर साल सिस्टमैटिकली पैसा निवेश किया है कि अब गोल नजदीक आ रहा है, और गोल नजदीक आने के 3 या 4 महीने पहले मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आ जाता है। तो देखिए, आपकी 20 साल की इन्वेस्टेड की हुई राशि एक साथ 20% से गिर जाएगी, और आपके पास अब समय नहीं है क्योंकि गोल नजदीक आ गया है। तो तकरीबन 12 से 18 महीने पहले आप इक्विटी से पैसा निकालकर फिक्स्ड इनकम में डाल दीजिए, क्योंकि आपका गोल नजदीक आ रहा है, और तब आपको वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए।